हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। सभी को मैं वेलकम करता हूं माई वीज़ा ओवरसीज के यूट्यूब चैनल और फेसबुक के माध्यम से। आज फ्राइडे है, 5 बजे मैं आपके साथ हूं और आपको जैसे मालूम है कि फ्रॉम द लास्ट 5 इयर्स हम आपके साथ इंटरेक्टेड रहते हैं और जितनी भी अपडेट्स होती हैं डिफरेंट कंट्री की, चाहे वो कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, यूएस हो, यूके हो या कोई भी शेंगन कंट्रीज भी हो। इसका मतलब ये है कि जितनी भी कंट्रीज में जो भी अपडेट्स आते हैं वो आपको बताते हैं। आज के एपिसोड में मैं आपको पहला तो ये बताऊंगा कि जो यूएसए में जो भी अपडेट्स आ रही उसके बारे में बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के जो लेवल की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको डिफरेंशिएट किया है उसके बारे में बात करेंगे। सो जैसे कि आपको मैंने बताया कि लास्ट टाइम जो मैं आपसे बात की थी और 21 जनवरी से लेकर अब तक 2 ढाई 3 महीने में बहुत से नए चेंज हुआ कनाडा का। उसमें जितने भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम है जहाँ पर पोस्ट स्टडी वर्क परमिट की बात आती थी वो बैन किए गए। आपको मालूम है कि प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनको जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए ऑथराइज नहीं किया गया। 17 कॉलेजेस हैं जहां पर आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं मिलेगा, वो भी आप इसको ध्यान में रखें। और सबसे खुशी की बात यह है कि जितने भी पब्लिक कॉलेजेस हैं पूरे ऑल ओवर कनाडा 96% उनको वेटेज दी गई है। बाकी जो 4% की वेटेज है वो प्राइवेट कॉलेजेस या स्कूल्स को दी गई है। सो कहने का मतलब ये है कि आपने जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम्स हैं जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी वाले हैं ओनली आपने पब्लिक जो कॉलेजेस हैं यूनिवर्सिटीज हैं उनमें अपनी एडमिशन लेनी है। सेकंड, मैंने आपको ये भी बताया था कि 15 मई से जो स्पाउस वीजा का अपडेट्स आया था, अब आप सिर्फ मास्टर्स और पीएचडी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वही अपने स्पाउस को लेकर जा सकते हैं, या जिन्होंने ग्रेजुएशन में डिग्री करे जाना है जहां पर वहां पर बीएड करे जाना है या बीई के कोर्सेज हैं, बी फार्मेसी करनी है या लॉ करनी है, तो ऐसे प्रोग्राम्स की लिस्ट मैंने आपको बताई थी जिसमें आप अपने स्पाउस को लेकर डे 1 से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट यदि आप सोचे कि आपने +2 करके जाना है डिप्लोमा लेवल पे, वो आप स्पाउस के साथ नहीं जा पाएंगे। वैसे तो आप +2 के बाद जाइए, डिप्लोमा करिए, डिग्री करिए, वो आपकी ऑप्शन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट कॉलेजेस में आप जाते हैं तो वहां पर आपको वर्क परमिट नहीं मिलता। तो ये जो 2-3 बातें की थी, फिर मैंने आपको कैपिंग की बात की थी। टीआरवी है जो टेम्परेरी रेजिडेंस वीजा है उनमें भी 6.2% से कम करके 5% पे ले आया गया। और आपको जैसे बताया था कि एलएमए की जो वैलिडिटी है वो भी 12 महीने से 6 महीने की है। तो ये सारा चीजें मैंने आपको जस्ट एक ब्रीफ किया, मैंने आपको जो मैंने लास्ट 1.5-2 महीने में हम बात करते आ रहे हैं। आज की जो वीडियो में बेसिकली आपको मैं बताना चाहता हूं कि यूएसए में आपने एडमिशंस लेनी है नहीं लेनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, और साथ में जो ऑस्ट्रेलिया के जो L1, L2 और L3 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट जारी की गई है। ये L1, L2, L3 क्या होता है और इंडिया किस लेवल पे है, आपको कैसे ऑस्ट्रेलिया में एडमिशंस लेनी चाहिए, किन किन कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यूएसए का जो रिफ्यूजल रेट है वो 2022 में कम था, 2023 में ज्यादा हो गया। अब 2024 के जो रुझान है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने वीजा अप्लाई करना है ताकि आपके 2024 में जो स्टूडेंट्स वहां पर पढ़ने जा रहे हैं उनको रिफ्यूजल का सामना ना करना पड़े। तो मैं बताना चाहता हूं कि 2023 में जो रिफ्यूजल रेट रहा है वो 36% रहा, जिसमें 2,53,365 स्टूडेंट्स का वीजा रिफ्यूज किया गया आउट ऑफ 7 लाख। 7 लाख लोगों ने ऑल ओवर द वर्ल्ड जो वीजा है वो यूएसए में डाला, स्टडी वीजा F1 की बात कर रहा हूं मैं, जहां पर 36% जो स्टूडेंट्स को वीजा रिफ्यूज हो गया। इसका बेसिक रीजन क्या होता है? बेसिक रीजन ये होता है कि आपकी जो फाइलिंग होती है, जो आपने DS-160 फॉर्म बनाता है उसमें कोई ना कोई कमी होती है। कमी का मतलब क्या होता है? जैसे आपकी सपोज कोई रिफ्यूजल लगी आपने नहीं बताई, पहली बात। दूसरी बात, यदि आपको मालूम है कि सिर्फ एक यूनिवर्सिटी से I-20 लेकर आपकी बात नहीं बनेगी, फिर भी आप स्ट्रिक्ट होगी कि मैंने तो एक पर्टिकुलर यही यूनिवर्सिटी में जाना है, मुझे एक I-20 चाहिए, उसमें भी आपके वीजा के चांसेस कम हो जाते हैं। तो कोशिश ये करनी है कि I-20 में आपने 2 या 3 यूनिवर्सिटीज की या कॉलेजेस की आपने I-20 उनको दिखानी है कि मैंने ये ट्राई किया और इसमें से मैं इस यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ। तीसरी बात होती है फिनांस की, कि आपके फिनांस इतने प्रॉपर नहीं होते। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट जाते हैं किसी कंसल्टेंट के पास या एजेंट के पास, वो कहता है जी मैंने यूएसए का वीजा आपसे अप्लाई करना है। वो कहता है कोई बात नहीं, आपके पास 30 लाख का फंड है एक दिन पुराना। वो कहता है ये मेरे पास तो बड़ी मुश्किल से फीस है, फंड तो है नहीं, आप ही शो कर दोगे। अब एजेंट के मुंह में फिर पानी आ जाता है कि ठीक है आप 30 लाख का फंड शो करेंगे, 5% पे 1.5-2 लाख रुपए ये कमा लेंगे, वीजा लगे या ना लगे। अब होता क्या है कि वो किसी भी तरीके से फंड जो शो करते हैं वो हो सकता है कि एम्बेसी वाले को डाउट आ जाए तो वो आपका जो वीजा है वो रिफ्यूज कर सकते हैं। सो आपके जो फंड यदि जेन्युइन नहीं होते, आपके खुद के फंड नहीं होते, तो उस लेवल पे भी आपका जो वीजा है वो रिफ्यूज होता है। या किसी को ये कह दे कि आप विदाउट आइल्स जा सकते हैं, बट उस
यूनिवर्सिटी की जो कंडीशन होती है वो विद आइल्स होती है, या उनको 5.5 बैंड या 6 बैंड के स्टूडेंट चाहिए होते हैं, और आपने कह दिया कि ठीक है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे हम वीजा अप्लाई कर देंगे, तो उसमें भी आपको ये चीज समझनी चाहिए कि आपका वीजा रिफ्यूज हो सकता है। तो आपने एक तो आइल्स विदाउट आइल्स वाले जो यूनिवर्सिटीज है उनको ध्यान से देखना है कि उन 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 कॉलेजेस में आपका जो, उन यूनिवर्सिटीज में आपका जो वीजा के चांसेस कैसे होते हैं वो आप अपने कंसल्टेंट या एजेंट से पूछ सकते हैं। फंड जो है वो अपने जेन्युइन शो करिए। हाँ, यदि होता कई बार 4 से 5 साल का गैप होता है तो कोई जाली डिग्री लगा दी बीए की, जैसे प्लस टू की मान लो 2017 में, और फिर 3 साल का जो बीए की डिग्री लगा दी 2020 आ गया, इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस शो कर दिया, 4 साल का एक्सपीरियंस शो कर दिया, तो 2024 में वो एप्लीकेशन डाल दी। तो ग्रेजुएशन की डिग्री भी जाली, आगे जो एक्सपीरियंस है वो भी फेक है, और आपके जो फंड है वो भी फेक है, I-20 एक ली, तो करते करते वीजा के चांसेस आपके जीरो हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो वीजा रिफ्यूजल होता है, कोई भी कंट्री किसी भी स्टूडेंट को वीजा रिफ्यूज करने के लिए नहीं बैठे हुई, वो तो आपकी जो एक चेकलिस्ट के मुताबिक देखते हैं कि आपने क्या क्या उसमें चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे। यदि आप चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग चलें तो आपको वीजा मिल जाता है। 36% जो लोगों को वीजा नहीं मिला, 2,53,365 लोगों को यदि वीजा नहीं मिला, तो उसका मैक्सिमम रीजन यही होता है कि वो यूनिवर्सिटीज की चेकलिस्ट के मुताबिक नहीं चलते और ये वीजा रिफ्यूज हो जाता है। सो आने वाले टाइम में आपका वीजा ना रिफ्यूज हो, 4-5 पॉइंट जैसे मैंने बोले हैं उनको आप ध्यान में रख के ही वीजा अप्लाई करिए। फंड आपके अपने जेन्युइन फंड होने चाहिए, किसी भी फाइनेंसर से 2-4-5% पे आप फंड ना शो कराइए। उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रॉपर होने चाहिए। आपने, अब देखो यूएसए में आपकी 9th क्लास की और 11th क्लास की, मतलब 9वीं क्लास और 11वीं क्लास की भी आपकी जो सर्टिफिकेट्स हैं वो भी लगते हैं, उसकी बैक साइड भी साथ में आपको स्कैन करके भेजनी पड़ती है। तो ये मत सोचिए कि ठीक है इंटरव्यू है 2 मिनट की इंटरव्यू में हम एक्टिंग करके निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए कि आपने यूएसए जाना चाहते हैं तो क्यों जाना चाहते हैं, उसका रीजन क्या है। क्या आप इंडिया में पढ़ के वही जो कोर्स या प्रोग्राम्स आपने वहां पर लिया वो कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। तो इन चीजों का ये आपके पास इतना फाइनेंस है कि आप यूएसए में जाके वहां पर अपनी स्टडी भी कंप्लीट कर सके, और जो वहां पर एक्सपेंसेस है, खाने पीने रहने के एक्सपेंसेस है वो भी बियर कर सके। तो बात ये नहीं तो कि फी आफ्टर वीजा है कि यूएसए की वैसी है, चल फीस तो आपकी वीजा लगने के बाद लगेगी, कोई रिस्क नहीं है। I-20 की फीस नॉमिनल सी होती है, और DS-160 की फीस $180-85 होगी, या सेविस होगी, चलो ठीक है 40-50-60 हज़ार का रिस्क ले लेते हैं। ऐसा रिस्क आपको भारी पड़ेगा जब आपका वीजा रिफ्यूज होने के बाद दोबारा वीजा आप डालते हैं। जब दोबारा वीजा आप अप्लाई करते हैं तो पिछला आपको जवाब देना पड़ेगा आपको। तो इसलिए ये चीजें बड़ी सोच के चलिए। इसका मतलब ये नहीं कि रिस्क ले लिया कि ठीक है जी कोई बात नहीं, कि वीजा अप्लाई करते नहीं हो दोबारा फिर अप्लाई कर लेंगे। नुकसान तो नो डाउट कि आपका 50-60 हज़ार का तरह का नुकसान हो सकता है, बट जो एक ब्लैक स्पॉट लगता है आपकी फाइल पे उसको धोया नहीं जा सकता। सो फाइनेंस अपना प्रॉपर रखिए, आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। आपके जो आइल्स में जो बैंड है, ये जो भी आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट करते हैं या पीटी करते हैं, टॉफल करते हैं, जो भी यूनिवर्सिटी जिसकी डिमांड करती है उसके अकॉर्डिंग आपके स्कोर होने चाहिए। फिर आपके 12th क्लास में या ग्रेजुएशन लेवल पे आपके मार्क्स, कोशिश करिए कि आप यदि आप ग्रेजुएशन लेवल पे जाना चाहते हैं तो आपके 55% मार्क्स से कम ना हो। यदि आपने प्लस टू की हुई है तो 60% से मार्क्स आपके कम ना हो। तो ऐसी प्रोफाइल्स के वीजा के चांसेस 99.9% हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी नो डाउट इंटरव्यू पे डिपेंड करता है, पर रेस्ट ऑफ थिंग्स आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन पे ध्यान रखना पड़ता है। तो ये बात होगी यूएसए के बारे में कि आपका F1 में जो रिफ्यूजल रेट आ रहा है वो 2024 में आपने किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपका रिफ्यूजल जो है वो कम से कम आए। देखो रिफ्यूजल आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो इंटरव्यू जो इंटरव्यू लेते हैं, जो वहां पर एम्बेसी ऑफिसर बैठे हुए हैं, उन पे डिपेंड करता है, काउंसलेट पे डिपेंड करता है कि आपको वो वीजा देंगे या नहीं देंगे। आपका जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो कितना क्लियर किया हुआ आपने, आपकी बातों में कितनी क्लैरिटी है, आपकी बातों में कितनी सच्चाई है उनको बताने के लिए। तो ये जब सारी बातें होती है तो F1 वीजा कोई इतना मुश्किल नहीं है, 5 साल का वीजा होता है, और उसके बाद फिर नो डाउट कि आपको ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, H1B वीजा है तो ग्रीन कार्ड तक आप जा सकते हैं। नेक्स्ट जो बहुत बड़ा अपडेट आया था कि ऑस्ट्रेलिया ने L1, L2 और L3 लेवल पे जो यूनिवर्सिटीज वो डिवाइड किया है। अब L1, L2, L3 का मतलब क्या होता है, आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, ये आप 1-2-3 मिनट में आप मेरी बात को सुन लेंगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया में एजुकेशन के लिए कितनी जद्दोजहद आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला पॉइंट ये कि L1 का मतलब जो लीस्ट रिस्क, L1 का मतलब होता है कि जो कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज हैं उनमें पढ़ने का आपका रिस्क लेवल बहुत कम है। L2 मतलब आप मीडियम रिस्क में आ गए, L3 मींस आप हाईएस्ट रिस्क में आ गए। तो L1 की जो यूनिवर्सिटी मैं नाम बोलूंगा उनकी, जो आपको जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं, अपना जो करियर है वो परस्यू कर सकते हैं एजुकेशन के रिलेटेड, तो
वहां पर L1 जो यूनिवर्सिटीज इनकी ग्लोबल रैंकिंग बड़ी अच्छी होती है, इनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है। तो L1 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना एक बहुत बड़ा ड्रीम होता है। इनकी क्वालिटी एजुकेशन जो होती है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, बहुत बहुत बढ़िया होती है। इनकी जो एम्प्लॉयमेंटबिलिटी होती है, यहाँ से पढ़ के जिसे हम कहते हैं कि पढ़ के आगे आप जॉब लेनी, जिसे एलुमनी कहते हैं तो वो आप आगे इन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आपको इजीली जॉब मिल जाती है। नो डाउट की टॉप कोर्सेज होती हैं, ट्यूशन फीस भी कम होती है, और सबसे बड़ी बात आपको फंड शो करने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ती जो L1 यूनिवर्सिटी होती हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो ऑस्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क में यूनिवर्सिटीज L1, L2, L3 आती हैं, ये एक्चुअली डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स जिसे DHA कहते हैं वो इशू करते हैं। और जो L1 लेवल की यूनिवर्सिटीज है वो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में आती हैं, ग्लोबली में बात कर रहा हूँ। और जो L2 में आती हैं वो 200 से 300 के बीच में आती है, L3 जो है वो 400 से 500 ग्लोबल रैंकिंग के बीच में आती है यूनिवर्सिटीज। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि L1 कौन सी यूनिवर्सिटी जहां पर आपको बड़े ध्यान से एडमिशन लेनी पड़ेगी, ताकि आपका जो करियर है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, आपने आगे डिग्री लेनी है, आगे अपने मास्टर्स करना है, PhD करनी है, तो L1 कैटेगरी में ऑस्ट्रेलियन कैथोलिक यूनिवर्सिटी है। L1 कैटेगरी है, ये मैं जो पहले बोल रहा हूँ ये सारी L1 की बोलूंगा। सेकंड नंबर पे नेशनल यूनिवर्सिटी है, डेक्कन यूनिवर्सिटी है, मोनाश मैक्यूरी यूनिवर्सिटी है, रीमेड यूनिवर्सिटी है, एडिलेड है, क्वींसलैंड है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटीज है, कैनबरा, मेलबर्न यूनिवर्सिटी है, न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी है, सिडनी, UTS और सनशाइन कोस्ट, ये L1 लेवल की यूनिवर्सिटीज है। L2 में आपके पास चार्ल्स स्टुअर्ट यूनिवर्सिटी आती है, चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी आती है, कर्टिन यूनिवर्सिटी है, CQU है, ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी है, ला ट्रॉब है, जेम्स कुक है, मुडॉक है और स्विनबर्न यूनिवर्सिटी है आपके पास। L3 कैटेगरी में जो यूनिवर्सिटीज हैं वो फेडरेशन यूनिवर्सिटी आती हैं, तस्मानिया यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू इंग्लैंड। तो ये मैंने आपको लिस्ट आपको स्क्रीन पे भी जो इन यूनिवर्सिटीज की लिस्ट देख रहे हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनको ध्यान में रखिए कि कोशिश ये करिए कि L1 यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए जहां पर आपके जो क्वालिफिकेशंस, आपकी जो आगे पढ़ने के चांसेस हैं, आपकी फ्यूचर ब्राइट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपको एम्प्लॉयमेंट जल्दी मिल जाती है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़ी रहती है। सो ये जो मैंने 8-10 मिनट आपके साथ लगाए हैं, उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड बड़ा अच्छा लगा होगा और आपको मेरे साथ मेरे लाइव में मेरे साथ शामिल होते हैं, मेरे वीडियो में शामिल होते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूं। और नेक्स्ट शुक्रवार को एक नए अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर आ जाऊंगा। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया।